हाय, मेरा नाम आकाश चौहान है। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इससे पहले मैं काफ़ी सारी एमएनसीज़ में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर चुका हूँ। इस वन शॉट वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप बिगनर हैं या फिर आप मैटलैब के जो फंडामेंटल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या फिर मैटलैब में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं बट ये नहीं पता कि मैटलैब को कहाँ से सीखें और कितना सीखें, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ परफेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल फॉर यू। क्योंकि इसमें मैं जितने भी फंडामेंटल्स हैं, जो आपको इसेंशियल टॉपिक्स हैं, जो भी आपको सीखने की ज़रूरत है मैटलैब में जिससे आप प्रोजेक्ट्स बना सकें, वो सबको मैं वन बाय वन कवर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लुक एट द कंटेंट जो हम कवर करने वाले हैं इस वन शॉट वीडियो के थ्रू। सो एज यू कैन सी, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मैटलैब का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने सिस्टम पे कैसे सेटअप करें, कैसे इंस्टॉल करें। उसके बाद हम मैटलैब में जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको देखने वाले हैं वन बाय वन। कैसे कैसे ऑपरेशंस कि मैटलैब में वेरिएबल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, मैटलैब में जो वेरिएबल आपने बनाया है उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक साइन कॉस, है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इनका, तो वो कैसे इजीली हम मैटलैब में अप्लाई करते हैं वेरिएबल के ऊपर। फिर उसके बाद अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना हो या फिर कोई वैल्यू प्रिंट करानी हो तो वो मैटलैब में कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 1D एंड 2D जो एरे होता है या मैट्रिक्स होती हैं उनको मैटलैब में कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद ये सारे इजी तरीके से हम बनाएंगे, है ना। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो मैटलैब में कैसे बनाते हैं। अगर हमें किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेना होता है तो क्या मैटलैब में कोई डायरेक्ट फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम दो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऐड करके देखेंगे। ये पॉसिबल है कि हम दो मैट्रिक्स को कॉन्कैट कर पाएँ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। उसके बाद हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में ना इंडेक्स एक्सेसिंग कैसे पॉसिबल होती है, थोड़ी अलग होती है बाकी लैंग्वेजेस से। इसमें डबल इंडेक्स एक्सेसिंग भी अलाउड होती है, इवन सिंगल भी अलाउड होती है, बट यहाँ पे जो सिंगल इंडेक्सिंग अलाउड होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फिर इसमें एक इंडेक्स स्लाइसिंग होती है, जैसे हम लिस्ट में स्लाइसिंग करते थे उस तरीके से हम इंडेक्स में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं वन बाय वन। उसके बाद हम स्ट्रिंग और कैरेक्टर को मैटलैब में कैसे बनाते हैं, यूज़ करते हैं, कैसे उसको आइटरेट करते हैं, क्या इंडेक्स एक्सेस पॉसिबल है स्ट्रिंग के ऊपर, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी एक मैट्रिक में अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट ईजिली फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे करते हैं। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, है ना, वन बाय वन। तो ये तो भी बहुत मैटलैब का बेसिक चल रहा है। फिर बाकी लैंग्वेजेस में ये जैसे मैंडेटरी होता है कभी कभी लिखना, है ना, सेमीकोलन, तो क्या मैटलैब के अंदर भी इसको लिखना मैंडेटरी है या इसको हम ओमिट कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं मैटलैब के, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखेंगे, जैसे वाइल लूप को कैसे यूज़ करें, फॉर लूप को कैसे यूज़ करें, एंड डू वाइल लूप होता है क्या मैटलैब में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद फ्लो कंट्रोल के अंदर ही आता है कि हम अगर इफ़ एल्स यूज़ करना चाहें, है ना, कुछ ऐसी कंडीशन अवेलेबल है तो मैटलैब में कैसे करते हैं। फिर अगर हमें स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में कर पाते हैं तो क्या हम मैटलैब में भी वो कर पाते हैं। तो ये हम बेसिकली जो ऑपरेशंस हैं लाइक लूप एंड जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इनको फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि मैटलैब के अंदर वेक्टराइजेशन कैसे होता है, और अगर आपको वेक्टराइजेशन आता है तो आप की जो कोड होगा वो बहुत कंसाइज और छोटा होगा। तो क्या मतलब कैसे बनाएं, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, हाउ कैन यू मेक शॉर्ट मैटलैब कोड्स यूजिंग वेक्टराइजेशन टेक्निक्स इन मैटलैब। तो ये बहुत फेमस टेक्निक है, ये आनी चाहिए, इंटरव्यूज़ में भी पूछी जाती है, और आगे जाके आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में यूज़ होती हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एआई और एमएल के लिए, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं मशीन लर्निंग यूज़ करके, डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो उसमें अगर आप इमेज प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटर विजन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप डेफिनेटली इमेज एंड वीडियोज़ को हैंडल करना सीखेंगे। तो मैटलैब में भी आप इमेज को रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक इमेज है, उसको कैसे रीड करें, वो हम मैटलैब में कैसे कोड लिखते हैं वो देखेंगे। फिर एक वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम कैसे रीड करते हैं वो समझेंगे, एक वीडियो को भी रीड कर सकते हैं। फिर कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास कीवर्ड होते हैं वीडियो से रिलेटेड, जैसे क्या फ्रेम रेट है इसका, इसका एफपीएस क्या है ना, ये सारी जो टर्म्स हैं, इसकी ड्यूरेशन क्या है,
टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने हैं, और जैसे मैंने FPS बताया, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ये जो सारी टर्म्स हैं इनकी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं मैटलैब को यूज़ करके, और बहुत डायरेक्ट तरीका है। और FPS जो हमारे पास फ्रेम पर सेकंड होता है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम यूज़ हो रहे हैं उस वीडियो में, तो उसको भी निकाल सकते हैं हम, वो देखेंगे कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद देखिए हम ये जो छोटा सा एक प्रैक्टिस कोड बना के देखेंगे, हाउ टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रेम, कि क्योंकि जो हमारी वीडियो होती है वो फ्रेम से मिलके बनी होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो फ्रेम के बीच की फ्रीक्वेंसी है तो वो उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो वो डिस्प्ले के टाइम पे जब हम फ्रेम को डिस्प्ले पे दिखाते हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो ये जो मैंने कंटेंट आपको दिखाया ये हम वन बाय वन करके कवर करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। क्या है वो कि मैटलैब का जो सेटअप है वो कैसे होता है और उसको कैसे प्रॉपर्ली इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है, मैं इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो डोंट वरी, सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि मैटलैब को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए आपको एक अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लाइसेंस आईडी चाहिए होती है। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके पास अगर लाइसेंस है मैटलैब का, तो आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके उसको उस लाइसेंस के थ्रू आप ईज़िली काम कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं, आप फैकल्टी नहीं हैं, या फिर आप रिसर्च में काम नहीं करते हैं, या आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं, तो उस केस में, या एक नॉर्मल स्टूडेंट है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि आप मैटलैब को अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट इवन इंस्टॉलिंग ऑन योर सिस्टम, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल मैथवर्क्स की वेबसाइट है मैटलैब की, यहाँ पे जाएंगे ओपन मैटलैब में। मैं जब क्लिक करूँगा तो कुछ और इंटरफेस खुलेगा, लेकिन आपके केस में ऐसा वाला इंटरफेस नहीं आएगा, आपके केस में आएगा रजिस्टर योरसेल्फ। तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। तो रजिस्टर बेसिक किसी भी ईमेल आईडी से आप जैसे बाकी साइन अप करते हैं वो कर लीजिएगा, फिर आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। मैं आपको इस के बारे में एक खास बात बताता हूँ। देखो, जब आप इसको यूज़ करोगे ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है मैटलैब ऑनलाइन बेसिक। तो हम ऑनलाइन जो मैटलैब है उसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत बेसिक वाला यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें स्टूडेंट को जितना भी सीखना होता है वो सारी चीज़ें चलती हैं। इसकी एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें मंथली आपको जो टाइम मिलता है वो 20 आवर्स का मिलता है। तो ये मोर देन इनफ टाइम है। मैं भी इसको पूरा नहीं खर्च कर पाता हूँ अगर पूरा मंथ भी यूज़ करूँ तो, क्योंकि रोज़ 1 आवर के आसपास या 45 मिनट के आसपास यूज़ करना रहेगा, तब आपको 1 मंथ में 20 आवर्स आप यूज़ कर पाएंगे। तो आई थिंक ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक और रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर, अगर आप जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आप मैक्सिमम जो डेटा अपलोड कर पाएँ, क्योंकि आपके सिस्टम से तो रीड नहीं करेगा ये डेटा, है ना। तो इसमें नीचे जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, जो आपने ध्यान रखनी है कि जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएं वो 5 GB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन जनरल वो नहीं होता है, बट ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो मैटलैब का बहुत बेसिक जो वर्जन है वो यूज़ कर रहे हैं। ये यहाँ पे लिखी है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। 2 चीज़ें जो हैं वो मेन है हमारे लिए। एक तो इसमें 20 आवर्स पर कैलेंडर मंथ मिलता है, जिस दिन से शुरू किया उससे 1 मंथ आगे, एंड 5 GB मैक्सिमम हमारे पास स्टोरेज होता है। तो ये दोनों ही स्टूडेंट लाइफ में इशू नहीं आता है। तो जब आप साइन अप कर लेंगे तब आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपने क्लिक करना है ओपन मैटलैब ऑनलाइन बेसिक पे, ठीक है। ये फाइल्स बनी हुई हैं, जब आप फाइल बनाएंगे तो आपकी भी आएंगी, अभी इनिशियली तो नहीं आएंगी, बट जब आप बाद में बनाएंगे तब आएंगी। तो आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, आप फोल्डर देख सकते हैं कि आपने मैटलैब के अंदर कौन कौन से फोल्डर बना रखे हैं। जैसे मैंने 2 फोल्डर बना रखे हैं, तो आपने क्लिक करना है ओपन मैटलैब ऑनलाइन बेसिक्स पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपका जैसे सिस्टम पे हम मैटलैब को इंस्टॉल करते हैं वैसे करके कुछ इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो उसमें एक जगह हम फोल्डर बनाने का एरिया होता है, ठीक है। एक जगह हम अपनी जो स्क्रिप्ट है वो बना सकते हैं कि मैटलैब की जो स्क्रिप्ट, जैसे पाइथन की स्क्रिप्ट होती हैं तो वो .py से सेव होती हैं, है ना। लेकिन जो मैटलैब की स्क्रिप्ट होती हैं वो .m से सेव होती हैं। तो हम स्क्रिप्ट बना के उसके अंदर कोड लिख के उसको भी रन कर सकते हैं, या फिर जैसे हम पाइथन में प्रॉम्प्ट लिखते हैं कोड, है ना, डायरेक्टली जो टर्मिनल है उस पर कोड लिख के चला सकते हैं, ऐसे ही हम मैटलैब में भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
तो ये जो इंटरफेस है ये आपका खुल जाएगा, है ना। इनिशियली थोड़ा सा टाइम लेता है, इसके लिए अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बट द गुड थिंग इज़ यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। एज ए स्टूडेंट आप सारे काम सीख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इवन 5 GB बहुत होता है जो आपका स्टोरेज होता है ना। तो इनिशियली इसको समझेंगे, इसका इंटरफेस के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। ये पुरानी फाइलें ओपन है, इनको क्लोज कर देते हैं, है ना। मैं इनिशियली इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। ये हमारी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है ना। इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा समझ आए, ठीक है। बाद में इसको छोटा करेंगे। तो अगर मैं एक बेसिक मेटलैब की फंक्शनैलिटी यूज़ करूँ कि भाई ए की वैल्यू 10 है और ए को डिस्प्ले करो, तो मैं भी जस्ट आपको ये जो प्रॉम्प्ट है वो यूज़ करके दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। तो डिस्प एक फंक्शन होता है, वो हमारी जो ए की वैल्यू है उसको डिस्प्ले करता है। तो मैंने ए बनाया और उसकी वैल्यू डिस्प्ले की। लेट से मैंने ए का जो, अभी मैं दोबारा आके सही से समझाऊंगा, लेकिन मैंने लेट से ए का जो है वो साइन मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया। तो ये प्रॉम्प्ट है, लेकिन मैं हमेशा एक एक लाइन करके तो एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। मुझे करना होगा स्क्रिप्ट, अगर मुझे स्क्रिप्ट बनानी हुई, काफ़ी सारा कोड लिखना हुआ, फॉर लूप बनाने हुए, एक फ्लो कंट्रोल बनाना हुआ, तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए जो फाइल वाला सेक्शन है यहाँ पे आते हैं। तो ये एरिया है, यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं और उसमें आगे का कोड बनाएंगे। तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर देना है। लेट से मैं मैटलैब लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैटलैब, और इसके अंदर हम बाकी का काम करने वाले हैं। तो इस पर आप डबल क्लिक करके इसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। अब हम इस फोल्डर के अंदर चले गए हैं, हम जितने भी कोड हैं वो यहाँ पे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले मैटलैब का बेसिक सीखने वाले हैं। तो हम जो बेसिक्स है या फंडामेंटल ऑफ मैटलैब है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट बनाते हैं ना। तो स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे लेट से बेसिक्स लिख लेते हैं, है ना, मैटलैब बेसिक्स। और आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो एक्सटेंशन क्या यूज़ हो रही है वो हो रही है .m। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जो काम मैं प्रॉम्प्ट में कर रहा था, अब मैं स्क्रिप्ट बना के कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, मैं इस स्क्रिप्ट में जो .m स्क्रिप्ट है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई ठीक है ए की वैल्यू 10 ले लो, सेमीकोलन यूज़ कर लेते हैं, और डिस्प जैसे मैंने नीचे यूज़ किया था। डिस्प्ले बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिससे आप वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट करा सकते हैं, है ना। तो ये मैं सेव कर देता हूँ। और इसको चलाते कैसे हैं, इसको चलाना बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रन का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे और जो भी कुछ इसमें प्रिंट होगा वो नीचे हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए बेसिक्स यहाँ पे, तो ये बेसिक्स वाली जो हमारी स्क्रिप्ट है वो चली और यहाँ पे इसका 10 आ गया। तो ऐसे करके हम स्क्रिप्ट चलाएंगे। तो आई होप आपको ये जो इंटरफेस है अच्छे से समझ आया होगा। अगर हम इसमें कोई इमेज ओपन करेंगे तो एक अलग से विंडो खुल जाएगी। हमारे लिए ये वाला फाइल वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट। जितनी भी स्क्रिप्ट बनाएंगे उसको ओपन करेंगे वो यहाँ पे खुलेंगी, और यहाँ पे हमारे पास कमांड विंडो या फिर इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी है बेसिक इंटरफेस की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशंस हैं कि भाई एक वेरिएबल को मैटलैब में कैसे बनाते हैं, है ना, फिर उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये उस वेरिएबल के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, लेट से a, और उसकी वैल्यू ले लेते हैं 10। अब सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ b इक्वल टू 10.2, और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाते हैं। और मैंने आपसे बताया ऐसे करके हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और इसकी अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करानी हो तो जैसे मैंने पहले किया था, मैं a की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं डिस्प b की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। और इस स्क्रिप्ट को चलाने का क्या तरीका है, सीधे रन पे पहले सेव करो, फिर रन पे क्लिक करो और हमारा नीचे वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे जैसे हम पाइथन में डेटा टाइप नहीं बताते, हमने क्या ऐसे लिखा, इसको नहीं लिखा, पाइथन में भी नहीं लिखते क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मैटलैब के अंदर। क्या हमने b को फ्लोट करके लिखा, नहीं लिखा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेता है कि 10.2 का मतलब क्या है, बट डेफिनेटली वो डेटा को जरूर एडजस्ट करता है क्योंकि आपने यहाँ पे 1 प्रिसीजन बताया और नीचे इसने 4 डिजिट ऐड किए हैं पोस्ट डेसिमल। तो ये अपने हिसाब से इसको स्टोर करता है, बट डेटा फिगर आउट कर लेता है। तो हम ऐसे वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ऐसे हम डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। कुछ भी स्ट्रिंग बनाए, कैरेक्टर बनाए, सब चलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं हमारे जो भी वेरिएबल बनाया उसके ऊपर। लेट्स से साइन कॉस, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइन कॉस ले लेता हूँ वेरिएबल का, लेट्स से c, और साइन ऑफ मैं a का निकाल लेता हूँ,
और इस सी की जो वैल्यू है, क्योंकि मुझे पता है ये वेरिएबल है, इसको प्रिंट करा लेते हैं, है ना। स्क्रिप्ट में बस एक ही इशू है कि अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट कराना चाहूँगा ना, इन 2 लाइन को, तो वो नहीं होती है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रन होती है। तो अगर आपको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन रन करना है कोड को, तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे लिखिएगा या फिर कमांड विंडो पे लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी सारा कोड एक साथ रन हो, देन उसके लिए आप .m जो स्क्रिप्ट है वो बनाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई इसकी, तो ऐसे साइन की जगह आप कॉज यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो कोई इशू नहीं है, जो भी हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ये अवेलेबल है। तो ये कॉस की वैल्यू आ गई, तो ये हमने देख लिया कि ठीक है भाई, हम जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद प्रिंट कैसे कराते हैं एक मैसेज को और एक वैल्यू को, वो देखते हैं, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं कि भाई हमें डिस्प का पता है कि यार ये तो हमारा जो फंक्शन है ना, ये एक वैल्यू जो है उसको प्रिंट कराने के काम में आता है। बट एक फंक्शन होता है इसके पास fprintf, ये याद रखिएगा। तो इसमें सी अगर हम प्रिंट कराते हैं तो डेफिनेटली मैं इसका आपको कोड चला के दिखाता हूँ और फिर मैं इसका आपका यूसेज बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो इसका क्या आ गया, एरर आ गई, और क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 10 में एरर आ रही है। एरर पढ़ के देखो, यूज fopen टू जनरेट द वैलिड फाइल आइडेंटिफायर। तो ये कह रहा है कि जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है, वेरिएबल इससे प्रिंट मत कराओ, इंस्टेड ऑफ दिस क्या प्रिंट कराओ, इसमें स्ट्रिंग प्रिंट कराओ। तो अगर कोई मैसेज प्रिंट कराना होता है देन वी यूज़ fprintf। तो अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा ईजिली चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो fprintf है वो किसी टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए या मैसेज को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है, और डिस्प जो होता है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो डिफरेंस है याद रखिएगा। तो ये हमने देख लिया हाउ टू क्रिएट 1D एंड 2D एरे इन मैटलैब। ओके, चलिए वो देखते हैं कि भाई जो 1D एरे होता है वो कैसे बनाते हैं। एक चीज़ अच्छा आपको पता होनी चाहिए कि हम मैटलैब में कमेंट कैसे करते हैं। तो ये जो साइन होता है आपका % का, ये साइन होता है इसमें मैटलैब में कमेंट का। तो अगर मुझे 1D एरे बनाना है तो वो कैसे बनाए वो देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ARR लिखा, डेटा टाइप मैंने इसका भी नहीं बताया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए, सेमी कॉलन अभी मैं सब जगह यूज़ कर रहा हूँ बट फिर भी वो बाद में देखेंगे। तो मैंने लिखा 1 2 3 स्पेस देखिए 4 एंड 5, ठीक है। अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो क्या यूज़ करेंगे, डिस्प, राइट, क्योंकि ये वेरिएबल है, और मैं ARR जो है इसको प्रिंट करा देता हूँ। अभी देखते हैं कि क्या स्पेस से हम जो हमारा डेलीमीटर होता है मैटलैब में, क्या वो स्पेस होता है या फिर कॉमा होता है। तो इस कोड को सेव करते हैं और इसको चलाते हैं और देख लेते हैं हमारा प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा स्पेस से भी काम चल जाता है मैटलैब के अंदर। अब मैं एक ये कॉमा यूज़ करके बनाता हूँ 1D एरे, राइट, और इस कोड को चलाते हैं तो इससे भी काम चल गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं स्पेस एंड कॉमा दोनों को यूज़ करता हूँ। तो देख लेते हैं कि क्या दोनों को आइडेंटिफाई कर पाता है। तो उससे देख लेते हैं कि क्या ये कर पा रहा है। तो एक चीज़ अब आपको बस ये ध्यान रखनी है कि या तो आप एरे के बनाते वक्त केवल कॉमा कॉमा यूज़ करें या फिर आप स्पेस स्पेस यूज़ करें, दोनों मिक्स नहीं करना है। अलाउड दोनों है, आप कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हो एलिमेंट, आप स्पेस से भी कर सकते हो, बट आप मिक्स नहीं करना है आपने। क्यों? देखो लास्ट में देखो, इसने इसको 4 स्पेस 5 नहीं माना, इसको 45 मान लिया इसने। तो या तो आप कॉमा कॉमा से एलिमेंट डिस्टिंग्विश करिए या फिर स्पेस से करिए, वो फिगर आउट कर लेता है। ये हमारा 1D एरे बन गया। कमेंट हम ये जो % साइन है उससे करते हैं। 2D एरे कैसे बनाते हैं? 2D एरे बनाना भी बहुत सिंपल है। क्या करते हैं उसके लिए, ARR यूज़ करते हैं। इसी वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट है उनको यूज़ करूँगा मैं इसमें नीचे भी, है ना, और इसमें सेमी कॉलन लगा देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि यार हम ना आगे जाके 3x3 की मैट्रिक्स बनाएं। तो वो कैसे बनाते हैं, तो मैं पहले 3 एलिमेंट लेता हूँ, स्पेस से बनाते हैं और यहाँ पे लगाना पड़ता है हमें सेमी कॉलन। ये याद रखिएगा, सेमी कॉलन जो होता है वो 2D मैट्रिक्स में जो हमारी रोज़ होती हैं उनको दिखाता है कि भाई आप एक रो ख़त्म हो गई, नेक्स्ट रो शुरू हो गई। तो हम यहाँ पे 4 5 6 लिख देंगे, लास्ट रो 7 8 9 लिख देंगे। और हम इसको, क्योंकि हमारा जो ये ARR है ये वेरिएबल है, तो इसको प्रिंट करा लेते हैं। कैसे कराएं, डिस्प व्हाट ARR, ठीक है, और इसको सेव करते हैं और इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो देखिए हमारी जो मैट्रिक्स है, पहले 1D एरे प्रिंट हो गया, फिर हमारे पास 2D एरे प्रिंट हो गया, है ना। तो ऐसे करके हम 1D एंड 2D एरे बनाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये ऑपरेशन भी देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि
इस एरे के सारे जो एलिमेंट हैं या फिर इस एरे के सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो मैटलैब में उसका बड़ा इजी तरीका है। मैं क्या करता हूँ, डिस्प करता हूँ और ARR मल्टीप्लाई 3 करके देखता हूँ कि भाई इससे क्या होता है, कि क्या इंडिविजुअल मुझे फॉर लूप लगा के जैसे बाकी लैंग्वेज में करना पड़ता है वैसे करना पड़ेगा या ऐसे काम चल जाता है। तो एक बार देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, हमारी जो मैट्रिक्स है वो 3 से मल्टीप्लाई हो गई, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स को यहाँ पे देखूँ, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है मेरी, ARR, तो एक बार उसको भी प्रिंट करा लेते हैं कि क्या इन प्लेस होता है। इन प्लेस का मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स में चेंज होता है, तो नहीं होता। अगर अनटिल अनलेस आपने ARR इक्वल टू ARR मल्टीप्लाई 3 लिखा, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दीजिए कि सारे जो एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के उसमें मुझे एक कांस्टेंट चेंज चाहिए, क्या, कि सब में 3 ऐड हो जाए, है ना। इसको रन करके देखो तो सब में 3 ऐड हो जाएगा, ये वाला देखिए सब में 3 ऐड हो गया, है ना। तो ये हम इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक और फेमस ऑपरेशन है कि मैं चाहता हूँ कि सारे जो एलिमेंट हैं मेरी मैट्रिक्स के सबके ऊपर साइन जो है वो अप्लाई हो जाए, तो हमारी एक नई मैट्रिक्स बनेगी और उसका क्या होगा, सारे एलिमेंट के ऊपर आपने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो अप्लाई कर लिया। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं वो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन मैटलैब, है ना। ये और दूसरा भी साथ साथ देख लेते हैं, हाउ टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स तो हमें 2D मैट्रिक्स बनानी आ गई, लेकिन क्या हमें ऐसी मैट्रिक्स बनानी आती है कि हमें हर बार एलिमेंट देने पड़ेंगे। तो मुझे एक मैट्रिक बनाने का तरीका होता है कि भाई मेरे को अगर सारे एलिमेंट 0 बनाने हैं तो लेट से ARR उसका नाम रखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि सारे जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरोज़ हो जाए, और इसकी आप जो रो एंड कॉलम है वो दे दो, ठीक है। डिस्प कराते हैं ARR, और इसको देख लेते हैं, एक बार कोड चला लेते हैं और देख लेते हैं हमारी कौन सी मैट्रिक। तो हमारी 2/3 की एक मैट्रिक बन गई और उसके सारे एलिमेंट 0 है। तो अगर आप ऐसा कुछ फुल वाली मैट्रिक्स चाहते हो कि सारे एलिमेंट 0 हों, तो आप ऐसे बना सकते हो। आप इवन आइडेंटिटी मैट्रिक भी बना सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होती है, मैं आपको पहले कोड से बना के दिखाता हूँ। ARR, और देखो मैं हर बार ARR को रीडिफाइन कर रहा हूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है आई, पाइथन में भी यही फंक्शन होता है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक होती है, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप ध्यान रखो कि हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके सारे एलिमेंट 1 होते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है, चाहे ये नीचे वाले एलिमेंट है चाहे ऊपर, ही क्या होते हैं 0, और ये स्क्वायर मैट्रिक होती है। तो ये देखो 4/4 की एक मैट्रिक है ना। तो अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक बनानी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हो। अब मेरे पास ARR ये एक मैट्रिक है, पुरानी वाली मैट्रिक ले लेते हैं क्योंकि मुझे आगे जाके उसका ट्रांसपोज लेना सीखना है। तो हम अगर ARR का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो क्या करें, उसका बड़ा सिंपल तरीका है। ARR और यहाँ पे आप ये वाला जो सिंगल जो कोड का हमारा यूज़ करते हैं ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे डबल कोट होता है ना, ये इसकी जगह सिंगल कोट वाला जो सिंबल है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे हम ट्रांसपोज ले सकते हैं। पाइथन में आपने देखा होगा कि अगर मुझे ARR का ट्रांसपोज लेना है तो हम .t लगाते थे या फिर ARR ट्रांसपोज लिखते हैं, ऐसे करके अप्लाई करते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है बेसिकली, ये जो मैंने लिखे हैं पाइथन के, है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मैटलैब का। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि अगर ये जो मैट्रिक है ये 3/3 की है, लेट से इसे 3/4 कर लेता है, जिससे कि ट्रांसपोज से अच्छे से समझ आएगा। 10, 11 and 12, ओके। सो द मैट्रिक इज ऑफ 4/3, इसमें 4 रो हैं और 3 कॉलम है। अगर मैं ARR को प्रिंट करा रहा हूँ तो देख लेता हूँ उसमें क्या आता है। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक की आप रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। तो अगर हम ये देखें 1 2 3, सो 3 हमारे पास फर्स्ट रो में एलिमेंट थे, मैंने उनको देखिए वर्टिकली एडजस्ट कर दिया। ऐसे ही मेरे पास सेकेंड रो में 4 5 6 थे, उनको मैंने वर्टिकली एडजस्ट कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को वर्टिकली एडजस्ट करेंगे तो हमारी ये जो मैट्रिक आई, इसको ध्यान से अगर आप देखो तो इसका जो साइज़ आएगा दैट इज़ डिफरेंट। इसका साइज़ आ रहा है कितना, इसका साइज़ आ रहा है हमारे पास 3x4। तो 4x3 का 3x4 बन जाता है, इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि दो मैट्रिक
को कैसे ज्वाइन करते हैं। ओके, कॉन्कैट करना हमें दो मैट्रिक्स को ना, तो पहले दो मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। एक तो हमारी ये बनी हुई है और एक और हम चलिए बना लेते हैं, है ना। इसी को यूज़ कर लेते हैं इस वाली मैट्रिक को, तो इसको ARR1 बोल देते हैं और एक और दूसरी मैट्रिक बना लेते हैं। दिस इज़ 4/3 ARR2 रख लेते हैं और यहाँ पे एक और मैट्रिक बना लेते हैं, लेट्स से 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6। हमें जो मैट्रिक हैं उनको कॉन्कैट करने का जो टेक्निक है वो भी आ जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक नई मैट्रिक बनाओ और दोनों को ज्वाइन करना है, मतलब ARR1 को ज्वाइन करना है एंड ARR2 को ज्वाइन करना है। और कौन सी मैट्रिक बना लो, ARR3। इसको डिस्प करा लेते हैं ARR3 को। ओके, कोड को चलाते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसे ज्वाइन हो जाता है क्या। फिर मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखो कि ये लेफ्ट वाली मैट्रिक हमारे पास है और एक राइट में मैट्रिक है और ये हॉरिजॉन्टली कॉन्कैट हुई है। मतलब एक मैट्रिक ऐसे बनाई, फिर दूसरी मैट्रिक को ऐसे हमने कॉन्कैट कर दिया। अगर मैं इसी की जगह ये वाला जो कोड है मैं इसको दोबारा लिखता हूँ और एक माइनर सा चेंज करूँ। क्या चेंज करें, इसको चलिए 4 बोल देते हैं, जिससे कि हमारी 3 भी प्रिजर्व रह जाएगी। और यहाँ पे हम कॉमा की जगह क्या लगाएं, इस बार सेमी कॉलन लगाएं। तो मैंने आपसे बताया था कि सेमी कॉलन क्या करता है, रो चेंज कर देता है। तो बेसिकली क्या होगा, पहले हम ऐसे कॉन्कैट कर रहे थे, इस बार कैसे कॉन्कैट होगा, ऐसे कॉन्कैट होगा। तो अगर मैं इस कोड को चलाऊँगा तो इस बार जो हमारी मैट्रिक आएगी वो डिफरेंट आएगी, वो वर्टिकली एडजस्टेड आएगी। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक ध्यान से देखो, ये हमने वर्टिकली नीचे ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं और इसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर सपोज करो वर्टिकली एडजस्ट कर रहे हो और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा है तो ऐसे नहीं होता, ऐसे कॉन्कैट नहीं होती। तो आपको वो ध्यान रखना है कि अगर आप हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ रो सेम होनी चाहिए, है ना। और अगर आप वर्टिकली ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होनी चाहिए, तब जाके आपकी कॉन्कैट होगी मैट्रिक, ठीक है। तो इसमें इसलिए दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि दोनों का जो साइज़ है वो सेम है। तो कॉन्कैट भी हमें चलिए करना आ गया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब देखते हैं कि जो हमारी मैट्रिक होती है उसमें इंडेक्स एक्सेस कैसे करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो इसी को कंसीडर कर लेते हैं ARR1 को। ओके, नीचे, और हमें सीखना है इंडेक्स एक्सेस। तो लिख लेते हैं इंडेक्स एक्सेस। अब इंडेक्स एक्सेस का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल था। तो बाकी लैंग्वेज से थोड़ा अलग होता है कि यस, इसमें थोड़ा अलग चलता है। तो मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि भाई ARR1 के अंदर जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो, और मैं चाहता हूँ फर्स्ट जो रो है उसका कौन सा एलिमेंट यूज़ करो, फर्स्ट एलिमेंट यूज़ करो। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होंगे, आगे जाके कौन से ब्रैकेट यूज़ होते हैं। तो अभी इसकी जो एरर है वो देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कैसे एक्सेस होते हैं। मैं दोबारा से समझाता हूँ। मैं ARR1 का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट रो तो 0 है, राइट, एंड जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो भी 0 है। तो ये भी करके देख लेते हैं। चलिए इस कोड को सेव करते हैं, एरर पे पहुँचते हैं कि भाई एरर किस चीज़ की आ रही है, राइट। तो एरर देखते हैं। तो हमारी एरर क्या आ रही है, इनवैलिड एक्सप्रेशन व्हेन कॉलिंग ए फंक्शन इंडेक्सिंग ए वेरिएबल यूज पैरेंथेसिस अदरवाइज चेक फॉर मिसमैच आइडेंटिफायर। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भैया ये तुम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ करो, पैरेंथेसिस यूज़ करो। पहला चेंज तो ये करो भाई तुम, ठीक है। ये कर लिया हमने, देख लेते हैं रन होगा क्या अभी या नहीं। तो हमारा फिर इशू कह रहा है, ये क्या बोल रहा है कि एन एरे इंडाइसेस मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर और लॉजिकल वैल्यू। तो आप ध्यान रखिएगा, मैटलैब में जो इंडेक्स स्टार्ट होते हैं वो 1 से होते हैं, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस उसमें 0 से होते हैं। तो मैं अब ये बोल रहा हूँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दो, दैट इज़ 1। तो अब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, दैट वुड बी 1। तो 1 आ जाएगा ये हमारा। तो आपने कैसे किया, हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करने बाकी लैंग्वेज की तरह, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो हम पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं या फिर इनको राउंड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। फिर उसमें 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, चाहे वो रो हो या कॉलम। तो एक कॉन्सेप्ट आप ये ध्यान रखना है ना। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे जो, और देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या है इसके अंदर। इसमें डबल इंडेक्स एक्सेस हमने सीख लिया, सिंगल इंडेक्स एक्सेस देखते हैं और इंडेक्स जो स्लाइसिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके चलो, तो डबल इंडेक्स एक्सेस मतलब 2 पैरामीटर देके जो 2D मैट्रिक्स होती है उसको कैसे एक्सेस करते हैं। अगर ये सपोज करिए मैं
इंस्टेड ऑफ 2 इंडेक्सेस। तो मैं क्या करता अगर इसमें केवल 1 देता, तो बाकी लैंग्वेज इसको कैसे ट्रीट करती, वो ये करती कि भाई ये जो फर्स्ट जो आपकी रो है वो प्रिंट हो जाए। तो इसको चला के देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रिंट होता है। तो इसमें भी अभी भी 1 प्रिंट हुआ। ओके, आप गैस करने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आपको अभी गैस कर पाते हैं, मैं बताऊंगा बाद में, तो आप अगर आप कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है ना, क्योंकि 1 से तो 1 आ रहा है। अच्छा, 4 लिख रहे हैं तो 10 आ रहा है। ओके, बड़ी अजीब बात है, 1 2 3 और फिर ये 10 दिखा दे रहा है। तो आप अगर इस मैट्रिक को चलो मैं इसको प्रिंट करके यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, जिससे हमें पता रहे कि RR जो 1 है वो क्या है। ठीक है, तो फिर जो हम 4 एक्सेस कर रहे हैं उसका मतलब शायद हमें समझ आ जाए। तो आप ये देखो कि 1 2 3, मैं इसमें 1 2 3 सारे ऐड कर देता हूँ, है ना, 1 2 3 4 तक ऐड कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो दैट वुड बी 3, दैट इज़ 2। ओके, तो हमारे पास एलिमेंट पता रहेंगे कि यार 1 इंडेक्स पे क्या आ रहा है। तो देखो बड़ा सिंपल सा आप निकालने की कोशिश करो, दैट इज़ दी मैट्रिक्स जो हम ले रहे हैं। एंड 1 2 3 4 क्या है, ध्यान से देखो, 1 इज़ 1 एंड 2 इज़ 4, 3 इज़ 7 एंड 4 इज़ 10। तो हम एलिमेंट एक्सेस करते हैं बेसिकली। अगर आप सिंगल इंडेक्स देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर मैं इसको 5 दूंगा, तो अगर आप गैस कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मैं 5 दूंगा और फिर कोड को चलाऊंगा तो आंसर वुड बी 2। 2 क्यों आएगा, क्यों, उसके पीछे की वजह बताइए। क्योंकि अगर हम सिंगल इंडेक्स देते हैं मैटलैब के अंदर तो उसकी आइटरेशन कैसे चलती है, 1 2 3 3 4, फिर अगेन 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मैं 11 दूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप सिंगल इंडेक्स देते हो तो वो सीक्वेंशली काउंट करता है, उनको पहले सारी जो रोज़ है उसमें जाएगा, फिर दूसरी कॉलम में जाएगा, फिर सारी रोज़ में जाएगा, फिर तीसरी कॉलम में जाएगा, फिर सारी रोज़ में जाएगा, ऐसे काम करता है। तो अगर मैं 11 इंडेक्स दूंगा तो अब आंसर हमारा 9 आएगा। तो ये सिंगल जो इंडेक्सिंग है वो जो है ये थोड़ी सी यूनिक है हमारी मैटलैब में। डबल इंडेक्सिंग तो यूजुअल है, बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट यूज़ करना है। ठीक है, और सिंगल इंडेक्सिंग आपकी पूरी की पूरी रो नहीं आती है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में आ जाती है, इंडिविजुअल एलिमेंट ही आएगा, क्योंकि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो अलग तरीके से काम करती है सिंगल में। अब हमारे पास है इंडेक्स स्लाइसिंग कुछ होता है, तो भैया इंडेक्स स्लाइसिंग भी देख लेते हैं। तो इंडेक्स स्लाइसिंग भी बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं दोबारा से ये लेता हूँ ARR और हम फर्स्ट रो में चलते हैं, और कॉमा देके मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड एलिमेंट है उसको प्रिंट करा रहा हूँ। देखो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, एक और ब्रैकेट की कमी है वो समझते हैं। तो अगर मैं एक मेरे पास एरे है RR1, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट रो है उसमें से सेकंड जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाए। सॉरी तो मैं इसको रन करता हूँ, काफ़ी देर होगी बोलते बोलते। तो मेरे पास वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 2। क्यों आ रही है 2, इसको एक बार ARR को भी प्रिंट करा लेते हैं, जिससे पता रहे कि भाई ठीक है स्लाइसिंग करके हम कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। तो हमारे पास वी हैव ARR1, तो जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का दैट इज़ 2, तो 2 ही हमारा प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि यार स्लाइसिंग करते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक रो के ना सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएं, तो मैं क्या करूँ, मैं 1 से लेके जो इसमें 3 है सारे एलिमेंट करा देता हूँ प्रिंट। मैं ये बोलता हूँ कि फर्स्ट रो में जाओ और यहाँ पे इसका स्टार्ट करो फर्स्ट एलिमेंट से और लास्ट एलिमेंट रखो 3। तो देख लेते हैं ये स्लाइसिंग ऐसे काम करती है क्या, हमारा क्या प्रिंट होता है। तो देखो हमारा 1 2 3 जो है वो प्रिंट हो गया फर्स्ट जो रो है। आप बोलोगे कि ये जो है अगर मैं ऐसे करके देखूं कि मैं देता ही नहीं, स्टार्ट भी फर्स्ट एलिमेंट से करो ऑटोमेटिकली कहाँ पे ले जाओ, लास्ट एलिमेंट पे। तो इस कोड को चला के देख लेते हैं, तो इससे भी हमारा आ रहा है। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट जो है प्रिंट हो जाएंगे आपके सेकंड रो के। अगर मैं 4 प्रिंट करूँ तो लास्ट जो रो है उसके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो स्लाइसिंग में ध्यान रखते हैं, लेट से मैंने 1 किया और 3 किया, तो इसका आंसर भी 10 11 12 ही आएगा। अनलाइक अदर लैंग्वेजेस आपकी जो ये जो 3 होता है एक्सक्लूडेड होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट नहीं होती। तो 1 2 3 से लेके सारे एलिमेंट ले आओ 1 2 3,
और 4th रो में आपने रीड करना है। तो ऐसे करके जो हमारी इंडेक्सिंग है वो काम करती है मैटलैब के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर इन मैटलैब। ओके, तो ये कॉपी कर लेते हैं और इसको कमेंट करके लिख लेंगे हम अपने मैटलैब में, जिससे कि हमें पता रहे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर जो है मैटलैब में वो सीखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर कैसे बनाते हैं। तो लेट से मैंने सी बनाया और लेट से मैंने ए बनाया। ओके, सेमीकोलन लगाते हैं और इसको सिंपल प्रिंट करेंगे डिस्प, तो डेफिनेटली हमारा जो ए है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और ख़ास बात बताता हूँ, अगर मैं सी ये डिस्प कराता हूँ लेट से और सी और 1 को, ओके, इन दोनों को प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा हमें। तो दोनों का आंसर 1 आ रहा है। अगर मैं सी को प्रिंट करा रहा हूँ तो 1 आ रहा है, और C1 ऐसा लग रहा है कि ये एरे टाइप है, जैसे मैंने मैट्रिक्स बनाई थी वहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल इंडेक्सिंग है, 1D एरे है। तो ऐसा सा फील हो रहा है कि ये कैरेक्टर नहीं है, ये एरे है। ओके, चलो थोड़ा सा और एनहांस करते हैं इसको, बट उससे पहले चलिए इसके अंदर एक फंक्शन होता है हुज सी, इसको देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। ठीक है, इससे थोड़ा आइडिया लगता है। तो आप ध्यान से देखो, ये सी के बारे में बता रहा है जो आपने बनाया है। ये बोल रहा है कि इसका नाम सी है, 1 by 1 मतलब 1D एरे है, 2 बाइट ले रहा है और क्लास क्या है, कैरेक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बाइट ले रहा है, मतलब सिंगल एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सिंगल कैरेक्टर बनाऊंगा तो वो 2 बाइट लेता है। ठीक है, और यहाँ पे कैरेक्टर भी एक क्लास होती है। तो और इसका जो बाई डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो एरे की तरह होता है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ और लेट से यहाँ पे दूसरा एलिमेंट एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे इसका साइज़ भी देखेंगे, इस बार मैं खुद भी बता सकता हूँ, बट एरे थोड़ा अलग तरीके का होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, मेरा बी, ए और बी दोनों प्रिंट हो गया, और मेरा इस बार एलिमेंट कितने हैं, 1D एरे है बट उसमें 2 एलिमेंट हैं। ऐसे ही ये 4 बाइट का है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, और अगेन कैरेक्टर क्या है, क्लास क्या है, कैरेक्टर है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर जो इसमें ये जो हम कैरेक्टर बनाते हैं, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सिंगल एलिमेंट लेते हैं, तो चाहे डबल एलिमेंट लें, चाहे कितने भी एलिमेंट लें, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर एरे ही बनता है। वो डिपेंड करता है कि आपके उसमें एलिमेंट कितने हैं। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि हमारी कैरेक्टर की एक क्लास होती है, बट डेफिनेटली वो कैरेक्टर से कॉम्बाइन होनी चाहिए, है ना। तो हम ऐसे करके कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर एरे बनाते हैं। सिंगल लेंगे तो वो एक एलिमेंट बनाएगा, लेकिन डेफिनेटली वो भी कैरेक्टर एरे ही होता है। ऐसे ही करके अगर मैं स्ट्रिंग बनाऊँ, str रख लेते हैं, और इसमें लेट से ये स्ट्रिंग है, इसको रख लेता है अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर कैरेक्टर की तरह इंडेक्स एक्सेस करना चाहूँ तो एक बार करके देख लेते हैं, str, है ना, कि भाई जो हमारा पहले कैरेक्टर एरे बन रहा था ऊपर, क्या स्ट्रिंग पे भी ऐसे ही काम होता है, इसको करके देख लेते हैं। इससे पहले इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले भी करा के देख लेते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं जो हम करा के देखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। ओके, इसको कर लेते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो हमारा दोनों टाइम पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो प्रिंट हो रहा है वो स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रहा है। अब ये इसका क्या मतलब है कि क्या हम इंडेक्स एक्सेस नहीं कर पाते हैं क्या? क्योंकि वहाँ पे तो चल रहा था, वहाँ पे तो फर्स्ट एलिमेंट आ जा रहा था। एक काम और करते हैं, इसमें कॉमा 1 करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है, चलता है, एरर आती है, नहीं आती, क्या होता है। ओके, इसको सॉरी सेव कर लेते हैं, 1,1 कर देते हैं। तो अभी भी हमारा कुछ खास अंतर नहीं आया। मैं ये सोच रहा था कि क्या पता इसको 2D एरे कंसीडर कर रहा हो तो उसको फर्स्ट को 1 रो मान रहा हो और फिर फर्स्ट एटलीस्ट ये वाला एलिमेंट दे देता। तो आपने ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग जो क्लास होती है उसके ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है इंडेक्स एक्सेसिंग के, वो नहीं काम करते हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि यार ये तो स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे नहीं है, स्ट्रिंग है? तो देखो यहाँ पे आपने स्पेशल सिंबल यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ पे स्पेस यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर मैं इसका यूज़ करके देखूँ str का, तो वो इसकी जो क्लास है वो चेंज कर देगा। वो इसको कैरेक्टर एरे में स्टोर ना करा के किस में स्टोर कराएगा, देखिए स्ट्रिंग में स्टोर कराएगा। अलग तरीका है इसका बाइट स्टोर करने का। इसका साइज़ डेफिनेटली 1x1 है, मैं जो बता रहा था वो सिस्टम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास अलग होती है और कैरेक्टर क्लास अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन आपने जो सिंटेक्स है वो कैसे बनाया। अगर आपने कैरेक्टर को कंबाइन करके कोई एरे बनाया है तो उसे कैरेक्टर एरे बोलते हैं, लेकिन आपने ये सारे स्पेशल सिंबल
फिर ये स्पेस, ये सारी चीज़ें यूज़ करके बनाया तो कैरेक्टर एरे में नहीं जाएगा, वो आपका किस में जाएगा, स्ट्रिंग क्लास के अंदर स्टोर होगा। अब इस स्ट्रिंग के ऊपर भी काफ़ी तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ इस स्ट्रिंग के अंदर से मैं कुछ इरेज करना चाहूँ, इस str में से लेट्स से क्या इरेज करते हैं देख लेते हैं। लेट्स से जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको इरेज करने की कोशिश करते हैं कि हो जाता है क्या। चलाते हैं, हमारी स्ट्रिंग जो बच जाएगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा देखिए इरेज हो गया यहाँ से, ठीक है। और क्या क्या ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए, लेट्स से इसमें कुछ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर दोनों हैं। अगर मैं चाहूँ कि सारे जो केस हैं वो लोअर केस लेटर में कन्वर्ट हो जाएं ऑफ व्हाट, स्ट्रिंग जो हमारे पास है, तो इसको चला के देख लेते हैं एक बार क्या आता है कि भाई सारे जो लेटर्स हैं वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं क्या। तो देखो ये वाला जो प्रिंट हो रहा है इसमें सारे जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसके बाद हम और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम स्प्लिट करके देख सकते हैं कि भाई ठीक है, एक नई जगह स्टोर कराते हैं str2 को और इसमें स्प्लिट यूज़ करते हैं ओवर व्हाट, जो हमने स्ट्रिंग ऊपर बनाई है, और देखते हैं जो हमारा str है, str2 है वो क्या प्रिंट करा रहा है ना, str2। तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये स्प्लिट जो है वो क्या किसके ऊपर किया इसने, इस, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जो स्ट्रिंग थी वो ये थी। तो इस कोड को चला के देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो ये इसने रिटर्न किया, इसने किसके ऊपर स्प्लिट किया, इस स्ट्रिंग में हमारे पास स्पेस के ऊपर। तो जितना भी कंटेंट आया वो उसने इंडिविजुअल क्या बना दिया, यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्रिंग बना दी। तो ये जो बना, ये बना हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ एरे। अगर मैं इसका टाइप चेक करने जाऊँ हुज, तो ये str को क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग ऑफ एरे। एरे जो है हमारा वो स्ट्रिंग है, उसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट। तो ऐसे करके हम स्ट्रिंग एंड जो हमारा कैरेक्टर एरे है उसके ऊपर काम करते हैं। ये डिफरेंसेस होते हैं हमारे कैरेक्टर में, कैरेक्टर एरे एंड जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इजीली कैसे फिगर आउट करें मैक्स और मिन किसी भी एक मैट्रिक का। तो हम एक अगर मैट्रिक लेते हैं ARR 1D एरे ले लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, और लेट्स से मुझे इसका जो मिनिमम एलिमेंट है वो फिगर आउट करना है, मिनिमम एलिमेंट ऑफ व्हाट, ARR। एंड ऐसे ही मुझे डिस्प्ले कराना है मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक ARR, राइट। तो मुझे पता है मिनिमम एलिमेंट इज़ 1 एंड द मैक्सिमम एलिमेंट इज़ 8। तो इजी तरीके होते हैं, बाकी लैंग्वेज की तरह मैटलैब में भी आप डायरेक्टली ये इस टाइप के फंक्शन मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये 2D मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करते तो उसको आपको उस केस में वो मिनिमम और मैक्सिमम रो दे देता है कि किस रो के एलिमेंट सबसे ज़्यादा हैं, है ना, और किस रो के जो एलिमेंट है वो बाकी से सबसे कम है। तो अगर आप 2D मैट्रिक्स पे लगाएंगे तो वो आंसर आएगा, 1D पे लगाएंगे तो इंडिविजुअल एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट वी हैव, इज इट मैंडेटरी टू यूज़ सेमीकोलन आफ्टर एवरी स्टेटमेंट इन मैटलैब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे मैं ये जो सारा कोड है सबको कमेंट कर देता हूँ जिससे कि मुझे पता रहे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसकी वैल्यू 10 लेते हैं और यहाँ पे पहली बार सेमीकोलन लगाते हैं, इस कोड को सेव करते हैं और चलाते हैं। तो आप ध्यान से देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्प यूज़ करूँ इसको प्रिंट कराने के लिए, तब हमारे पास जो है वो इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अब मैंने तो ये बताया कि हाँ डिस्प सही होगी, लेकिन अगर मैं इस डिस्प्ले को भी यूज़ ना करना चाहूँ और यहाँ से सेमीकोलन हटा दूँ, तो देखो क्या फ़ायदा होगा उससे आपकी जो लॉग वैल्यूज़ हैं वो आपकी कमांड विंडो पे प्रिंट होती रहती हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप जो भी काम कर रहे हो हर एक लाइन आपकी कमांड विंडो पे नीचे देखिए की वैल्यू 10 है, ये सब चीज़ें आपको लाइनें दिखें, देन इन दैट केस आप जो आपका सेमीकोलन है उसको मत यूज़ करिए। लेकिन जिस भी लाइन में आप सेमीकोलन यूज़ करेंगे वो लाइन कंसोल पे प्रिंट नहीं होगी, एक्सेप्ट जो हमारी डिस्प्ले लाइन है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है हमारे पास कि भाई जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो उस केस को छोड़ के या प्रिंट एफ को छोड़ के बाकी सारी लाइन में अगर आप सेमीकोलन लगाएंगे तो वो लाइनें कंसोल पे दिखाई नहीं देंगी। जहाँ जहाँ पे आपने डिस्प यूज़ किया होगा या प्रिंट एफ यूज़ किया होगा वहाँ पे आपकी जो लाइनें हैं वो
कंसोल पे दिखेंगी। तो कैसे डेवलपर्स कैसे यूज़ करते हैं मैटलैब में इसको, तो इनिशियली जब वो टेस्टिंग फेज़ में होते हैं, अभी चीज़ें बना रहे होते हैं, तब वो डिस्प यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्टली सेमीकोलन हटा देते हैं। जब उनका कोड फाइनल हो जाता है तो वो जो सारी लाइंस हैं जो उन्होंने बिना सेमीकोलन के लिखी थी, वहाँ पे वो सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अब केवल वो लाइनें दिखेंगी जहाँ पे आपने डिस्प या फिर printf यूज़ किया होगा, बाकी कंसोल पे कुछ नहीं दिखेगा। तो टेस्टिंग पर्पज से इनिशियली आप बना रहे हैं, देन इट इज़ फाइन, आपको दिख रहा है सारा काम होता हुआ, है ना। लेकिन अगर आप फाइनल कर चुके हैं देन अननेसेसरी कंसोल पे डेटा दिखेगा तो वो कन्फ्यूज़ करता है और रीडेबिलिटी जो आपके कोड की वो पुअर होती है, राइट। तो ये था हमारा सब कुछ जो हमने देखा अभी, बेसिक ऑपरेशंस इन मैटलैब। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई फॉर लूप जो है, वाइल लूप जो है, या फिर जो कंट्रोल स्टेटमेंट और होती हैं, जैसे हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है या स्विच स्टेटमेंट है, उनको मैटलैब में कैसे यूज़ करते हैं, चलिए उनको क्विकली समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई स्क्रिप्ट बना लेता हूँ यहाँ से, जिससे कि मुझे पता रहे। न्यू में जाते हैं, स्क्रिप्ट में जाते हैं, और लेट से हम क्या लिख लेते हैं, फ्लो कंट्रोल STM स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं कि भाई फ्लो कंट्रोल जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी होती है। तो मुझे पता है मेरे को किस किस के बारे में सीखना है। सबसे पहले मुझे फॉर लूप के बारे में सीखना है, मुझे वाइल लूप के बारे में सीखना है, एंड डू वाइल लूप के बारे में सीखना है। उसके बाद जब मैं ये सीख जाऊँगा, उसके बाद मुझे सीखना है कि भाई इफ़ एंड एल्स कैसे काम करता है मैटलैब में। उसके बाद मुझे जो स्विच स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे काम करती हैं, वो उसके बारे में सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जो फॉर लूप है उसको बनाना सीखते हैं। फॉर लूप बनाने के लिए सिंपली मैटलैब में क्या लिखते हैं, पहले फॉर लिखते हैं। दैट से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक आइटरेटर है जो 1 से लेके 5 तक जाए, है ना। और इसमें से सेमी कॉलन जैसे हम पाइथन में लगाते हैं, इस टाइप का कुछ नहीं है, सीधे एंटर करो। बाद में ये कंप्लीट करने के लिए कहेगा फॉर लूप को, बट जस्ट लेट इट बी। अब मैं चाहता हूँ आई की जो वैल्यू है वो प्रिंट होती रहे, तो लेट से मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू डिस्प्ले होती रहे। जैसे मैं एंटर करूँगा, ये मुझसे इस फॉर लूप को एंड करने के लिए बोलेगा। तो ये प्रॉपर तरीका है फॉर लूप बनाने का, ठीक है। आप आइटरेशन कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट होता है, वो खुद फिगर आउट कर लेता है कि उसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। इस कोड को अगर मैं चलाता हूँ तो हमारा बेसिकली 1 to 5 प्रिंट हो जाता है। अब वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो कैसे होता है, तो पहले वाइल लिखते हैं, और वाइल के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से 5 इसकी वैल्यू है। वाइल में टिल x इज ग्रेटर देन 3 देन कीप परफॉर्मिंग दिस टास्क। तो ये जो ब्रैकेट मैंने यूज़ किया, ये नहीं है जैसे फॉर लूप में नहीं किए, तो यहाँ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन में यहाँ कॉलन लगाते हैं, वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एंटर करेंगे तो ये आपको इंडेंट कर देगा कि कहाँ से आपने कोड लिखना है। तो मैं printf में लेट से हेलो प्रिंट कराना चाहता हूँ मल्टीपल टाइम। न्यू लाइन नहीं आएगा तो न्यू लाइन ऐड कर देते हैं एट दी एंड, और फिर इसको एंड कर देते हैं लूप को। और एक और चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने x की जो वैल्यू है वो लिखी नहीं है। तो अगर मैं x माइनस माइनस करके चलूँगा तो ये एरर देता है। तो पाइथन में भी नहीं करने देता है और यहाँ पे भी, क्योंकि इसमें इस टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं वो है नहीं। तो माइनस करो और इसको चलाओ, ओके कूल। अब हमारा वाइल लूप जो है वो हेलो हेलो भी मल्टीपल टाइम प्रिंट कर रहा है। लेट्स इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और हल्का थोड़ा और गैप दे देते हैं, चलाते हैं इसको। तो मल्टीपल टाइम हमारा वैसे फॉर लूप वाइल लूप चल जाता है। हमारा जो डू वाइल लूप है वो मैटलैब में होता नहीं है, पुराने किसी वर्जन में स्टार्टिंग में होता था। उसका सिंटेक्स मैं बता देता हूँ, बट अब नहीं चलेगा वो कहीं भी। वो कुछ ऐसा था, डू लिखो, फिर ऐसे करके लिखो, और यहाँ पे वाइल लिखो, और यहाँ पे लेट से कोई कंडीशन दो, और यहाँ पे डेप्रिकेटेड आने लगा है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि मैं जैसे यहाँ पे कोड लिखूँगा, ये तो वैसे भी एरर आ रही है। लेट से मैं कोड उठा के ये वाला रख लेता हूँ यहाँ पे। तो एक तो इशू आ रहा है यहाँ पे, और मैं अगर इसको देखो पीछे करूँगा तो ये देखो डेप्रिकेट करके भी दिखाता है कभी कभी कि भैया ये वाइल लूप है नहीं, इसमें काट देता है। तो ये पहले कभी चलता था, अब नहीं चलता डू वाइल लूप, ठीक है। तो ये सब लूप के बारे में हुआ कि लूप जो फंडामेंटल्स हैं लूप के वो कैसे काम करते हैं हमारे मैटलैब के अंदर। अब देखते हैं कि हमारी जो इफ एल्स है वो कैसे काम करती है। तो अगेन इफ एल्स के लिए मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी होती है। लेट्स से मैं x की वैल्यू 10 ले लेता हूँ,
और एक इफ़ कंडीशन बनाते हैं, जैसे मैंने वाइल लूप में लिखा था कंडीशन, इफ़ x इज़ व्हाट, लेट्स से इसको 18 लिखते हैं, 19, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 18, देन आपने कॉलर नहीं लगाना है, आपने सीधे एंटर करना है और यहाँ पे f printf और लेट्स से you are an adult, सिंपल। और यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं else, और यहाँ पे भी हम प्रिंट करा देते हैं आपका, ऐसे बोल सकते हैं कि भैया you are not an adult। अभी भी इसमें एरर आ रही है, तो इसको एक बार एक काम कर लेते हैं, जैसे हमने सारे चीज़ें बंद की थी इसको भी एक बार बंद करके देख लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि चाहे फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, यहाँ पे आपने एंड लगा के उसको क्लोज करना होता है। तो अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये तो मैंने 19 लिया, आप जैसे पाइथन में यूज़ होता है ना इनपुट फंक्शन, उसको भी यूज़ कर सकते हो प्रॉम्प्ट में, लेट्स से एंटर द वैल्यू ऑफ x। तो मैं इस वाली को अगर कमेंट करूँ तो मैं आगे जाके y यूज़ कर सकता हूँ, इसको यूज़ करिए, तो आप यूज़र से भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर इस कोड को चलाऊँ, अभी ये कुछ इशू दिखा रहा है, अभी देखते हैं, इस कोड को चलाते हैं और ये यूज़र से वैल्यू मांग रहा है। तो लेट से मैं 19 ले लेता हूँ वैल्यू, तो 19 इट इज़ ग्रेटर देन 18, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिंटिंग यू आर एन एडल्ट। तो ऐसे करके हम सिंपली अपने इफ एल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट कैसे बनाएं उसको देख लेते हैं। पहली बात तो सबसे जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है इफ़ एल्स में एंड स्विच स्टेटमेंट में, वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जब हम स्विच केस लिखते हैं तो हम यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखते इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 2, हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। क्यों? अगर ऐसे लिखते तो ये इफ़ एल्स कंडीशन के लिए परफेक्ट है। हम जनरली क्या करते हैं कि लेट से हमने एक्स की वैल्यू यूज़र से इनपुट करा ली है ना, अगेन हम बोल सकते हैं एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स, हम यूज़र से इसको एंटर करा लेते हैं और केवल स्विच केस में उस एक्स वैल्यू को रखते हैं, है ना। और यहाँ पे हम केसेस बनाते हैं कि भाई हमारा जो केस है वो पहला केस कौन सा है, कि आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी अगर आपने 1 दी तो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए। तो लेट से मैं एफ प्रिंट एफ में लेट से जस्ट 1 प्रिंट करा देता हूँ। ऐसे ही मैं दूसरा केस बनाता हूँ, केस अगर मैंने 2 प्रिंट कराई तो मैं एफ प्रिंट एफ, यहाँ पे भी एफ लगा देते हैं और यहाँ पे लेट से इनिशियली मैं आपको जस्ट सिंटेक्स बता रहा हूँ। तो पहले इसको एंड कर देते हैं और इस कोड को चला के देखते हैं, ठीक है। इनिशियली एक्स की वैल्यू हमसे पूछेगा, ये हमसे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, ये वो वाला है एडल्ट वाला, यू आर एन एडल्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सो लेट्स से जस्ट 2। तो 2 हमारा प्रिंट हो गया है, 2 हमारा प्रिंट हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं जिससे कि हमें पता रहे कि कैसे काम कर रहा है। हेलो, ओके। तो इंस्टेड ऑफ दिस टाइम मैं ये वाला जो कोड है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझसे 2 बार पूछ रहा है, इसको हटा देते हैं। ओके, फिर ये मुझसे पूछ रहा है यू आर एन एडल्ट, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, लेट से 1 दिया मैंने। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला केस चल गया, लेकिन यहाँ पे आपने ना ब्रेक वगैरह यूज़ नहीं करा है ना, ऑटोमेटिकली आपने केस लिखा और आपका काम चल गया है ना, ब्रेक लगाना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ब्रेकआउट हो जा रहा है। अब अगर मैंने केस से मैच नहीं कराया, कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू बनानी हो तो वो कैसे बनाते हैं, तो अगर तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कीवर्ड जैसे केस है इसके पास होता है अदरवाइज। सो इन दैट केस व्हाट टू डू, तो हम एफ प्रिंट एफ क्या लिख सकते हैं, इनवैलिड इनपुट, राइट। मैं इस कोड को चलाता हूँ, आप ये केसेस बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, लेट से 1, तो अभी तो चल गया है। अगर मैं लेट से 3 प्रिंट एंटर करता, इन दैट केस 3, तो वहाँ मैच नहीं करेगा, तो इनवैलिड इनपुट आ गया। इसके ऊपर बड़ा फेमस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है कि आप एक्स की वैल्यू यूज़र से लो, वेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 7, और बताओ अकॉर्डिंग टू द नंबर, वो मंडे है, मंडे के क्या आपने एंटर किया, या आप सीधे मंडे एंटर करा सकते हो, केसेस बना सकते हो यहाँ पे डबल कोट में लिख के, है ना।
लाइक दिस वन कि भाई मंडे से मैच किया है, और फिर पूरा वीक के डेज लिख सकते हो और एक्स एंटर करा सकते हो, तो उससे वो जो डेज है उस पर केस जाएगा और वो चेक हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखते हैं, ना तो इसमें कॉलन यूज़ होता, ना यहाँ पे कंडीशन यूज़ होती, ना यहाँ पे सेमी कॉलन मैंडेटरी है, ना ही यहाँ पे ब्रेक लिखना पड़ता इस टाइप से। तो ये चीज़ें ध्यान रखते हैं, है ना। मैटलैब में ऐसे करके हम जो हमारा कंट्रोल फ्लो है वो काम करता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, हाउ टू यूज़ फॉर वाइल लूप और डू वाइल होता ही नहीं मैटलैब में, हाउ टू यूज़ इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू यूज़ वेक्टराइजेशन सो दैट वी कैन मेक शॉर्ट कोड्स इन मैटलैब। तो हम वेक्टराइजेशन को यूज़ करके बहुत छोटे छोटे कोड लिख सकते हैं। बेसिकली एक वेक्टर के ऊपर वेक्टर टेक्निक्स होती हैं, वो हम अप्लाई करके जो हमारे मैट्रिक्स के ऊपर जितने भी लॉजिक्स होते हैं उनको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसके ऊपर कुछ लॉजिक परफॉर्म करना है, कुछ और काम करना है, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा लेंदी कोड नहीं लिखना होता है। बहुत छोटा वेक्टराइजेशन यूज़ करके हम बहुत शॉर्ट कोड बना सकते हैं। तो चलिए पहले उसको समझते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक नया स्क्रिप्ट बना लेते हैं जिससे कि हमें पता रहे कि भाई हम वेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। वेक्टराइजेशन, तो वेक्टराइजेशन के अंदर हमारे पास कोई सब टॉपिक तो नहीं है, तो मैं आपको वेक्टराइजेशन शुरुआत से पढ़ाता हूँ। एक मैट्रिक ले लेते हैं, मैट्रिक्स, और उसके ऊपर वेक्टर अप्लाई करना, उसको एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर वेक्टराइजेशन लगा के, या उसके जो ऑपरेशंस है वेक्टर के ऊपर कौन कौन से हम ऑपरेशन लगा सकते हैं वो अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो शॉर्ट कैसे बन जाता है। तो देखो, वेक्टराइजेशन समझने के लिए सबसे पहले मैं एक 1D एरे लेता हूँ या फिर 1D मैट्रिक्स ले लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड स्पेस दे देते हैं। और अगर मुझे इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि भाई इस मैट्रिक के ऊपर ना सारे एलिमेंट में तुमने 2 ऐड कर देना है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये मैट्रिक के हर एक एलिमेंट में 2 ऐड कर देता है। बट अगर इसमें ये जो मैट्रिक है ये वेक्टर में कन्वर्ट नहीं हो पाती, या मैटलैब वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं इंक्लूड करता, तो अगेन आपको फॉर लूप लगा के इसका इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करके फिर उसके अंदर एलिमेंट ऐड करने पड़ते हैं। तो अभी आप ये ऐसे डायरेक्टली ऑपरेशन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो आपकी मैट्रिक है ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है, और वो क्या बोलती है कि जो भी ऑपरेशन तुम बताओगे मेरे को, मैं सारे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे करके काम करता है। वेदर इट वुड बी मल्टीप्लाई, और मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ सारे एलिमेंट को, तो सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं डिवाइड करना चाहूँ 2 से, तो सारे एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो किसी एक मैट्रिक के ऊपर, बेसिकली वो सारे जो उसके वेरिएबल हैं वो उसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है। ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी इंटेक्ट रहेगी क्योंकि हम उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्प्ले करा रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो ये ध्यान रखते हैं। तो ये वेक्टर होने की वजह से कि आपकी जो मैट्रिक है वो एज अ वेक्टर ट्रीट कर पाता है मैटलैब, इसलिए हो पाता है, इसलिए इसको वेक्टराइजेशन बोलते हैं। अब एक और जैसे आप सोचो कि ये तो सिंपल हमने मैट्रिक के ऊपर अप्लाई किया। अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे 1D एरे बनाना है, ठीक है, ARR, तो मुझे अगर एलिमेंट उसमें रखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये तो एक तरीका हुआ। ये तो सारी लैंग्वेज फॉलो करती हैं ये वेक्टर बनाने का या फिर एरे बनाने का तरीका, है ना, या फॉर लूप से हम पॉपुलेट करते हैं एलिमेंट। बट मैटलैब में भी अगर ये करना पड़ा तो फिर वेक्टराइजेशन यूज़ नहीं करना है आपको सही से। तो वेक्टराइजेशन क्या बोलता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट बताओ, लास्ट एलिमेंट बताओ, दैट्स इट। ये ऑटोमेटिकली इससे एक वेक्टर जनरेट करेगा दैट वुड ऑल्सो बी लाइक दिस ओनली। तो ये वेक्टराइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि जो हमारा आपको पूरे सारे एलिमेंट नहीं बताने पड़ रहे। मैं थोड़ी सी थ्योरी भी बताता हूँ आपको वेक्टर के बारे में। एक मल्टी लाइन कमेंट का तरीका बताता हूँ मैं। आपने परसेंट साइन लगाना है, ओपन पैरेंथेसिस लगाना है, दोबारा से परसेंट साइन लगाना है, क्लोज पैरेंथेसिस। यहाँ पे आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मल्टीपल जो लाइन्स हैं उनको कमेंट कर सकते हो। तो जैसे वेक्टर क्या होता है, a vector operation in MATLAB is the ability to write condensed code to apply an action to each and every element of the array with a single line of code। तो यही किया हमने, है ना। देखो हमने सारे एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया कोड को बाय सिंपली अप्लाइंग जस्ट वन ऑपरेशन और राइटिंग जस्ट वन लाइन ऑफ कोड। So vectorization is about replacing
एक्सप्लिसिट लूप्स विद मैट्रिक्स, तो हमने लूप ही बेसिकली एलिमिनेट किया है और वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। दिस कैन लीड टू मोर रीडेबल एंड एफिशिएंट कोड, तो ये वेक्टराइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो ये चीज़ हम कर पाए। अब अगर आप ये चाहोगे कि यार ये तो खुद ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, अगर मैं चाहूँ कि ये 0.5 से इंक्रीमेंट करे, तो उस केस के लिए भी मैटलैब ने बताया हुआ है कि आप फर्स्ट एलिमेंट दो, ये बताओ कि नेक्स्ट एलिमेंट कितने से इंक्रीमेंट करना है, और फिर लास्ट एलिमेंट बताओ। तो ये ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको हटा देते हैं, चलिए इसको प्रिंट कराते हैं डिस्प, क्योंकि मैंने सेमी कॉलन यूज़ किया है, और इसको प्रिंट कराते हैं। चलिए, तो हमारा देखिए यहाँ पे जो ये एरे है ये प्रिंट हो गया। डेफिनेटली ये जो है हमारा फ्लोट की 4 प्रिसीजन वैल्यू तक जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही काम करता है। फ्लोट बाय डिफ़ॉल्ट 4 प्रिसीजन, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक होता है। अच्छा देखो, एक और कितना शॉर्ट काम हो जाता है। अगर मुझे किसी एरे को, लेट्स से इस एरे के सारे एलिमेंट की जो पावर है या स्क्वायर करने होते, तो उसके लिए क्या करते, हम क्या करते बताइए, हम एक फॉर लूप बनाते। मैं ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूँ आपको कि अगर हमें इस एरे के सारे एलिमेंट जो हैं वो मल्टीप्लाई करने हैं, तो उसका क्या तरीका है। अगर मैं आई को यूज़ करके बना रहा तो 1 to 10 तक लेके जाते हैं, है ना। और फिर क्योंकि मुझे एरे का साइज़ पता है, तो अगर मुझे एरे के जो एलिमेंट है ARR, मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके देखता हूँ, है ना। मैं इसको आई ही रख लेता हूँ, और मैं ARR आई को आई से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ARR आई से, मतलब मैं उसी लोकेशन पे जो वैल्यू है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखते हैं होती है नहीं। इस फॉर लूप को बंद कर देते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट काम नहीं कर रहे तो ये राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे तो इंडेक्स एक्सेस हो जाता है। तो देख लेते हैं, और इस कोड को मैं आपको एक सिंगल लाइन में करके दिखाऊंगा कि भैया इतना बड़ा कोड नहीं लिखना होता है आपको बेसिकली। और ARR को प्रिंट करा के देख लेते हैं, डिस्प व्हाट ARR, इस कोड को चलाते हैं, और हमारा देखिए जो कोड है वो प्रिंट हो गया। ये बेसिकली ARR दोबारा से बनाना पड़ेगा मुझे, दैट वुड बी दिस वन, वो पुराना वाला ले ले रहा है, ओके। और इस कोड को चलाते हैं, और सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होके आ जाने चाहिए, सब अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि सारे एलिमेंट का मैंने स्क्वायर लिया। आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा, बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको इतना कोड लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करें, हम ARR बनाते हैं। ARR तो बनाना पड़ेगा, और मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि ARR में क्या करो, तुम सारे एलिमेंट की पावर कर दो 2, और इसी को ARR बना दो, ठीक है। इसका मतलब बताता हूँ मैं क्या, ये वेक्टराइजेशन की वजह से हो पाया। लेट्स से हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप ARR के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस बार वेक्टर की तरह यूज़ करो उसको, और उसके सारे एलिमेंट की पावर ले लो। तो ऐसे काम नहीं करता है, आप सोचोगे कि ऐसे काम करे, ऐसे काम नहीं करता है, आपको ये डॉट के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इस बार ARR को प्रिंट कराऊंगा तो हुआ क्या, एक लाइन का कोड है देखिए, और वेक्टराइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया। मैं इसको सीधे प्रिंट कर दूंगा, देखिए हमारा नया एरे बन के तैयार हो गया, इसकी पावर हमारी जो है वो चल रही है। तो ऐसे करके हम वेक्टराइजेशन अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं वेक्टराइजेशन में वो देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स होती, लेट्स से दिस इज 1 2 3, ठीक है, और बी भी यही वाली सेम मैट्रिक मान लेते हैं कि बी भी हमारे पास क्या है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई ए और बी के बीच में ना मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या कहानी है। तो हमारा ये कर नहीं रहा, उसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं 2 मैट्रिक्स के बीच में, अभी आगे बढ़ते हैं, पहले इसको चला लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट भी नहीं देना, ये बोल रहा है कि ना इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा ना डॉट प्रोडक्ट होगा। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। देखो, अगर इसकी जो डायमेंशन है, अगर इसकी डायमेंशन देखें दैट इज़ 1 क्रॉस 3, और इसकी क्या डायमेंशन है, इसकी भी 1 क्रॉस 3 है। तो हमें मैथमेटिक्स ये बताती है कि 2 मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन तब हो सकता है जब आप क्या करो, जब उनकी जो फर्स्ट वाले की जो कॉलम है वो दूसरे वाले की रो के इक्वल हो। तो मैं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बट विदाउट ट्रांसपोजिंग इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं बी का ट्रांसपोज लूँ तो इसकी जो डायमेंशन है वो 1,3 ना होके क्या बन जाएगी, 3,1। तो अब देखिए जो
कॉलम है और ये रो है, ये बराबर आ गई। तो अगर इसको मैं ट्रांसपोज लूँ तो ये अच्छे से काम करेगा। तो मैं ट्रांसपोज लेके इसका यहीं पे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो डॉट प्रोडक्ट भी बहुत ईजी होता है। कैसे निकालते हैं, लेट्स से ये है, तो आप ऐसे करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ध्यान से देखो, इसकी ये जो मैंने निकाला ना, ये डॉट प्रोडक्ट का तरीका होता है। जैसे मैंने वेक्टराइजेशन किया था ऊपर ना, देखिए ये इस तरीके से किया था कि पावर 2 निकालनी होती है। तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप ये सिंबल यूज़ करिएगा। इससे क्या होता है, आपके इंडिविजुअल एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से। तो दोनों तरीके अवेलेबल हैं, बट ये वेक्टराइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेक्टराइजेशन। ठीक है, आप वेक्टराइजेशन को यूज़ करके बहुत छोटा कोड बना सकते हो मैटलैब में। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट वी हैव हाउ टू रीड एन इमेज एंड वीडियो इन मैटलैब। इसका मतलब ये है कि हमें अगर इमेज को रीड करना है मैटलैब में तो कैसे करें, फिर अगर हमें वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम रीड करना है तो वो कैसे करते हैं, फिर डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस हैं वीडियोस के ऊपर, लाइक ड्यूरेशन निकालना, फ्रेम रेट निकालना और टोटल फ्रेम निकालना, वो कैसे करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल कैसे करें, फ्रेम रेट जो है वो, तो वो उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग से एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं जैसे हमने सबकी बनाई है, और लेट से इसको इमेज से रिलेटेड है तो IMG एंड विड करके बना लेते हैं। ओके, और इसमें हम इमेज एंड वीडियो कैसे रीड करें वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसको पाथ 1 बोल देते हैं, और उसमें हमें ये देना होता है कि हमें कौन सी इमेज, जो वीडियो है वो रीड करनी है या इमेज है वो रीड करनी है। 2 पाथ बना लेते हैं, एक वीडियो का पाथ बना लेते हैं और एक इमेज का पाथ बना लेते हैं। आपने बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि आपकी जो इमेज या वीडियो होनी चाहिए वो आपकी इसी मैटलैब में या मैटलैब ड्राइव में होनी चाहिए। ये आपके सिस्टम से रीड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जो शुरू में आपको बताया था 5 GB वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है कि आप यहाँ पे अपलोड करेंगे पहले इमेज को, वीडियो को, फिर उसका पाथ देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सिस्टम से यहाँ पे एक वीडियो और एक इमेज जो है उसको अपलोड करता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपसे कि ये पाथ कॉपी कैसे करते हैं। तो पहले इमेज अपलोड या कोई भी फाइल है उसे अपलोड करने का क्या तरीका, आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है या तो आपने फाइल अपलोड करनी है या फिर जो फोल्डर है वो अपलोड करना है। तो मैं 2 फाइलें अपलोड करता हूँ, एक इमेज और एक वीडियो। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, और फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। सो आप देख पा रहे होंगे मैंने ना एक कैट वीडियो वॉकिंग है एंड एक हमारे पास कैट इमेज है ना। ये 2 हमने, ये बेसिकली MP4 है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से दिखेगी। ये जो फाइल है दैट इज़ MP4 और ये JPEG PNG कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं ये वीडियो भी रीड करना चाहता हूँ और ये जो इमेज है वो भी। तो अभी हम इमेज रीड करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे कॉपी पाथ करते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है ये पाथ 1 में डालें और जो वीडियो रीड करनी है उसको पार्ट 2 में डालें। ठीक है, कॉपी पाथ करते हैं और पार्ट 2 में डालते हैं। ओके, कूल। अब हमारे पास 2 पाथ हैं, एक है पाथ 1 और एक है पार्ट 2। पाथ 1 हमें इमेज देगा एंड पार्ट 2 हमें क्या देगा, वीडियो देगा। तो सबसे पहले पाथ 1 को यूज़ करते हैं इमेज रीड करने के लिए। तो एक फंक्शन होता है IMRead। सो इट्स नॉट इमेज रीड, दिस इज़ नॉट IMG रीड। कभी कभी स्टूडेंट गलती करते हैं, दिस इज़ IMRead और इसके अंदर पाथ 1 देते हैं। ठीक है, ये हमें इमेज जो है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो हम इसको इमेज में स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक अलग विंडो में खुल जाए ये इमेज, तो एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, इसके अंदर हम इमेज पास कर देंगे तो एक अलग विंडो में हमारा जो इमेज है वो ओपन हो जाएगी, जो हमारी कैट की इमेज है। तो यहाँ देखिए साइड में एक विंडो बनेगी और उसमें हमारी जो इमेज है वो आ जाएगी। तो ऐसे करके हम जो इमेज है उसको रीड कर सकते हैं, इसके ऊपर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इमेज रीड करने का तरीका। अब देखते हैं पार्ट 2 को यूज़ करके हम वीडियो कैसे रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब पार्ट 2 को यूज़ करके वीडियो रीड करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है, जैसे IMRead था, ऐसे ही हमारे पास वीडियो रीडर होता है। ठीक है, तो हम इसको विड OBJ बना लेते हैं और पार्ट 2 यूज़ करके बनाना है तो इसको वीडियो, ये आप लिखेंगे तो प्रॉम्प्ट भी दिखाने लगेगा, वीडियो रीडर हमारे पास होता है और इसमें हमें क्या देना है, पाथ 2। ओके,
अब हमारा जैसे इमेज ऑब्जेक्ट बना था, इसको चलिए थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए वीडियो लिख लेते हैं। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे पता है कि इमेज को शो करना तो बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें एक ही फ्रेम होता है, लेकिन वीडियो में मल्टीपल फ्रेम होते हैं। तो हमें ये जो विड ऑब्जेक्ट है, इसमें जितने भी फ्रेम हैं उनको अगर शो करना है वन बाय वन, तो हमें कहीं ना कहीं जो फ्रेम है वो निकालने पड़ेंगे। तो हम अगर इसमें वाइल लूप लगाएं और यहाँ पे लिखें ओके देयर इज़ ए फंक्शन हैज़ फ्रेम, अगर हम ये वाला जो मेथड हैज़ फ्रेम कॉल करें किसके ऊपर, विड ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके। और मैं चलिए पहले इसका एंड कर देते हैं जिससे कि पता रहेगा वाइल लूप में लिखना क्या है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब तक इस वीडियो के अंदर फ्रेम है तब तक ये वाइल लूप चलता रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं अगर ये चाहूँ कि ठीक है आगे जाके मुझे काउंट फ्रेम्स पता चल जाए कि कितने हैं, तो अभी इनिशियली 0 मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने हैं, और मैं फ्रेम भी शो कर पाऊँगा, प्लस मैं ये भी निकाल पाऊँगा कि टोटल वीडियो में फ्रेम कितने हैं, है ना, क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम मैं रीड करता हूँ। तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं रीड फ्रेम। तो मैं अगर यहाँ पे रीड फ्रेम करके एक मेथड है वो कॉल करूँ किसके ऊपर, विड ओबीजे के ऊपर, तो ये मेरे को क्या है ना फ्रेम्स निकाल के दे देता है। तो मैं इसका वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ लेट्स से फ्रेम। तो ये एक इंडिविजुअल जो फ्रेम है वो निकाल के देगा, लेकिन ये जो हैज़ फ्रेम की वजह से ये वाइल लूप चलता जाएगा टिल एंड ऑफ दी फ्रेम। तो ये एक ही फ्रेम देता है ये जो मेथड होता है रीड। आई थिंक ये कैपिटल होता है या स्मॉल होता है, चलिए वी विल वेरीफाई इट लेटर ऑन। आई थिंक मुझे कैपिटल याद आ रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो हमने ये फ्रेम निकाल लिया यहाँ से, ओके, रीड फ्रेम। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये रुकेगी तो नहीं वीडियो, अगर मैं इसको चलाता रहूँगा तो मुझे रोकने के लिए इसको पॉज लगाना पड़ेगा। तो पॉज लगाने के लिए मैं यहाँ पे सेकंड देता हूँ, तो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दे सकता हूँ कि भाई 1/20 सेकंड रह लो आप, रोको, तभी तो फ्रेम दिखेगा ना मेरे को। मैं इस फ्रेम को जैसे मैंने यहाँ पे शो किया था इसके अंदर, ऐसे ही मैं इस फ्रेम को भी तो शो कर सकता हूँ ना। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ और देखो यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ, है ना। इमेज की जगह क्या लिख देते हैं, फ्रेम लिख देते हैं। इससे हमारा जो फ्रेम है वो इमेज की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे विड ओबीजे लेके फ्रेम रेट वो यूज़ करके कि भाई वो जो फ्रेम रेट है लेट से उसका आएगा 30 इन ए सेकेंड, तो हम एक काम करते हैं उसके फ्रेम रेट को यूज़ कर लेते हैं और उतने टाइम तक इसको पॉज कर लेते हैं। तो इस कोड को चलाते हैं। बेसिकली इसका काम बस ये है कि जितने भी फ्रेम हैं उनको इतना पॉज लेके धीरे धीरे दिखाओ, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को चलाता हूँ और ये वाला जो हमारा कोड है इमेज वाला, इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं और पाथ 2 से हम वीडियो रीड कर रहे हैं, कोड चलाते हैं। एक नई विंडो खुलनी चाहिए और उसमें हमारा जो वीडियो है वो रन होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेम बाई फ्रेम और पॉज हो के जैसे हम कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं चेंज हो रहा है क्या, फ्रेम हो रहे हैं। तो देखो आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे फ्रेम चेंज हो रहे हैं और मैंने पॉज लगाया हुआ है यहाँ पे। तो अभी मैंने फ्रेम टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेम काउंट नहीं किए हैं, बट अभी ये वीडियो चल रहा है, आप चाहो तो इसे स्टॉप कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। तो ऐसे करके आप जो है सो इट्स नॉट कैपिटल, ये स्मॉल ही है रीड फ्रेम। तो ऐसे करके हम निकालते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, इस काउंट फ्रेम को, क्योंकि नंबर ऑफ़ फ्रेम के लिए चल ही रहा है, तो मैं जस्ट इससे पहले क्या कर सकता हूँ, इस काउंट फ्रेम को इंक्रीमेंट लगा सकते हैं इसमें, तो मुझे इवेंचुअली पता चल जाएगा +1 कि हमारे पास फ्रेम कितने हैं। तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉज करने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे पास इवेंचुअली जो काउंट फ्रेम है वो आ जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिस्प जो काउंट फ्रेम है वो प्रिंट करा सकता हूँ। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी जो वीडियो है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेम कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेम, दिस इज़ नॉट FPS। FPS होता है फ्रेम पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने फ्रेम हमारी वीडियो में हैं, लेकिन ये हमें टोटल फ्रेम देगा। अगर मैं इस कोड को चलाता हूँ तो मेरे पास नीचे प्रिंट हो जाएंगे 382 मेरे पास जो है वो फ्रेम है, ठीक है। तो ऐसे करके हम फ्रेम निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल फ्रेम को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं मैटलैब में वीडियो एंड इमेज प्रोसेसिंग में, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि ये जो विड ऑब्जेक्ट था इसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन अवेलेबल होता है इसके लिए। तो मैं ये यहाँ से ड्यूरेशन भी निकाल सकता हूँ कि कितने सेकंड का वीडियो है।
तो उससे मेरी ड्यूरेशन भी जो है आई थिंक इट इज़ समवेयर 15 और 16। तो देखिए इसने एग्जैक्ट दिखा दिया कि 15.9783 सेकंड का वीडियो है, तो ये सेकंड में आंसर करता है। तो ये भी निकाल सकते हैं। इससे और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ओके, इससे हम विड OBJ से फ्रेम रेट निकाल सकते हैं। फ्रेम रेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 1 सेकंड में 1 सेकंड के अंदर लेट्स से 30 फ्रेम्स हैं इस वीडियो में। तो अगर मैं टोटल सेकंड से इसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास टोटल फ्रेम आ जाता है, राइट। तो मैं अगर इस कोड को चलाऊंगा तो मेरे पास टोटल फ्रेम फ्रेम रेट पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में आपकी जो कितनी जो फ्रेम्स है वो यूज़ हो रहा है। तो इसके आंसर से पता लगाते हैं थोड़ी और आगे की कैलकुलेशन कि 23.97 एवरेज निकाला इसने कि 1 सेकंड में इतने फ्रेम हैं इस वीडियो में। तो अगर मुझे अपने पास से ये निकालना है, ध्यान से देखो, मुझे अगर ये डिस्प्ले कराना होता है, मैं इजी तरीका बता रहा हूँ, वाइल लूप नहीं लगाना आपने। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, और एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं लेट्स से, तो फ्रेम रेट मुझे दे रहा है कि 1 सेकंड के अंदर भाई इतने फ्रेम है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ टोटल सेकंड की कितने हैं, तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा मेरे पास आएगा टोटल फ्रेम्स इन दी वीडियो। तो अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा यहाँ से तो एक ही जो वैल्यू आएगी मेरे पास 382 था, कितना था हमारे पास, सो दिस इज समवेयर 383। तो इसका अगर हम फ्लोर ले लेंगे मेरे ख्याल से फ्लोर, तो मेरी ठीक वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट हम उस 382 पे पहुँच पाएंगे और 383 समवेयर। तो हम फ्लोर वैल्यू लेके सील वैल्यू लेके कर पाते हैं। और बेसिकली ये पॉइंट में होता है फ्रेम रेट, तो इसकी वजह से एक ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो यहाँ से हमें फ्रेम रेट भी पता चल गया, ड्यूरेशन भी पता चल गई, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप वाइल लूप करके निकालो। इस पॉज का जो मतलब है वो ये है कि जब फ्रेम तुम दिखाओ यहाँ पे, सो जस्ट टेक अ पॉज। अदरवाइज अगर मैं एक चलाऊंगा तो आपको दिखेगी नहीं, वो फ्रेम ही नहीं दिखेंगे, इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे क्योंकि हर एक फ्रेम के लिए चल रहा है। 382 फ्रेम 3 के लिए चलेगा, तो पॉज लेना ज़रूरी होता है। तो दोनों टेक्निक से आप जो नंबर ऑफ फ्रेम है वो काउंट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। हाउ टू रीड अ इमेज, हाउ टू रीड अ वीडियो फ्रेम बाई फ्रेम, हाउ टू कैलकुलेट फाइंड फ्रेम रेट, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ टोटल फ्रेम्स हमने कर लिया। हाउ टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रेम्स, हाँ तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करें फ्रीक्वेंसी को, ऐसे पॉज लगा के, कि जब आप फ्रेम दिखा रहे हैं तो तब आप एक पॉज ले लो ऐसे करके। ये सेकंड में होता है तो आप इसमें अपने पास से पॉइंट में भी दे सकते हैं। अगर 1 सेकंड लिखा आपने तो हर 1 सेकंड में आपका फ्रेम चेंज होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो पॉइंट में देना ही ठीक समझदारी रहती है, लेट्स से 0.2। सो पॉइंट में देना ही समझदारी है, लेट्स से 0.2, दैट वुड बी 1/5 ऑफ ए सेकेंड। तो आप जैसे मैंने यहाँ 5 की जगह फ्रेम रेट से मल्टीप्लाई किया था, तो फ्रेम रेट मुझे पता है 23 के आसपास आ रहा है, देन दिस इज़ ऑल्सो गुड नंबर। तो उतने टाइम के लिए वो पॉज करेगा, फिर नेक्स्ट फ्रेम को दिखाएगा। तो ऐसे करके हम वीडियो रीड करते हैं फ्रेम बाई फ्रेम। सो वी हैव कवर एवरीथिंग व्हाट वी इंटेंडेड टू कवर। सो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। एक मैं आपको बोनस पॉइंट या बोनस टॉपिक दे देता हूँ। जिन बच्चों को ये मेटलैब का जो है वो लॉगिन पासवर्ड में इशू आएगा, वो क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टेव ऑनलाइन। तो मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। ये जो URL है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये बेसिकली आपका जो मेटलैब होता है उसी का ही ऑल्टरनेटिव है, बट इसमें इतना रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। तो लेट्स से आप यहाँ पे देखिए ये प्रॉम्प्ट देख पा रहे होंगे। तो लेट्स से मैं अगर मेटलैब का कोई कोड लिखूँ तो सारा बढ़िया अच्छे से चलता है। और ये लेट्स से डिस्प्ले इस डिस्प्ले ए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ अकाउंट नहीं बनाना, बस लॉगिन करना रहेगा आपको अपना, डेफिनेटली साइन अप करना रहेगा। बहुत इजी है, लेकिन वो गूगल के थ्रू कर सकते हैं, उतना लेंदी नहीं है। अब ये तो प्रॉम्प्ट हो गया, या जो आपका कंसोल हो गया। अब अगर आपको इसमें स्क्रिप्ट बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए और ये बोल रहा है स्क्रिप्ट का नाम क्या रखना है, तो मैं लेट से ABC रख लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है एक स्क्रिप्ट यहाँ पे, तो मैं लेट से abc.m रख लेता हूँ। इसके अंदर कुछ भी कोड रख लेते हैं, लेट से इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। रन कैसे करते हैं, यहाँ पे जाके
तो देखिए ये सोर्स कोड सोर्स करके रीड कर रहा है। ये कमांड डायरेक्टली आप भी यूज़ कर सकते हो, abc.m को आप यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्ट पे लिख सकते हो जैसा हम वहाँ पे कर पा रहे थे। तो ये ऑक्टेव है, ऑल्टरनेटिव ऑफ व्हाट, MATLAB। तो ये भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ कि क्योंकि इसमें ऐड बहुत आते हैं, तो मैं इसको जनरली ऐसे यूज़ करता हूँ। अगर मेरा ये जो 20 GB 20 आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो मैं इस पे आ जाता हूँ। तो मेरा सारा जो MATLAB का काम है वो यहाँ से हो जाता है और इसमें सारी फाइलें वगैरह फोल्डर बिल्कुल अच्छे से बनता है। बस यही है कि इसमें ऐड बहुत आते हैं, ठीक है। और ये ऑल्टरनेटिव है, MATLAB का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो जैसे मैं एक ही वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स से जैसे हम MATLAB में बना रहे थे 10, ये सारे क्लाउड बेस्ड हमारी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो डिस्क लगा के ए को प्रिंट करा देते हैं, है ना, और सेव करके इसको सिंपली यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऐड आते हैं, इसकी वजह से हल्का सा स्लो रहता है। तो बिल्कुल अच्छे से आपकी जो API यूज़ होती है इसके अंदर ऑक्टेव ऑनलाइन के अंदर, तो ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है MATLAB का। MATLAB जो ओरिजिनल है उसको तो आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वन शॉट वीडियो। अगर आप ऐसे ही वन शॉट वीडियो और किसी टॉपिक पे भी बनाना के लिए चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी ऐसे ही वन शॉट वीडियो बनाऊं, तो वो आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज़ एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। And I would really appreciate if you can provide your valuable feedback or suggestions about how this tutorial was, and if it has added some values to your skills, then definitely you can comment some positive response. So I will definitely appreciate that. Thank you so much. I think this is all. Have a good day.